हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंतर्गत प्रोटीन की टर्शरी संरचना या तृतीयक संरचना का अध्ययन करेंगे कि प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कशन है वो ये कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो अभी तक पहले दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में जब मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ी थी, तब उन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जन्म दिया था, जिससे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और प्लेटेड और पैरेलल प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आदि हमें दिखाई दी थी। और लहरियादार संरचना और प्लेटेड शीट संरचना के बाद थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर की जब बात आती है, उसमें देखते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन, चाहे वो सेकेंडरी हो या प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वापस से फर्दर फोल्ड हो जाती हैं, वापस से वलनों में परिवर्तित हो जाते हैं, उनके फोल्ड हो जाते हैं और इन पुनः वलनों के कारण इसकी 3 डायमेंशनल आकृति ग्रहण करती है, त्रिविमीय संरचना ग्रहण कर लेती हैं और जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। यानी कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही आपस में बार बार फोल्ड होकर टर्शरी संरचना को जन्म देती हैं। श्रृंखलाओं के ये वलन अव्यवस्थित क्रम में ना होकर एक सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं। इनका एक सर्टेन सीक्वेंस होता है और उचित पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रत्येक प्रोटीन में वलन के व्यवस्थित क्रम में ऐसी आकृति ग्रहण करती है जो कि ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यधिक स्थायी होती है। हर बार ये जो कहना चाहिए फोल्डिंग है इनकी, जो व्यवस्थित ढंग से हुई है, ये डिपेंड करती है कि इसके चारों तरफ की परिस्थिति कैसे है, इसकी एनवायरनमेंट कैसा है। तो उचित एनवायरनमेंट के आधार पर ही प्रोटीन एक ऐसी आकृति व्यवस्था को ग्रहण करता है जो कि ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है तथा प्रोटीन के विशिष्ट कार्य के लिए उपयुक्त और महत्वपूर्ण होती है। यानी ऊर्जा के दृष्टिकोण से स्थायी भी हो और कार्य करने के लिए भी महत्वपूर्ण हो। तो तृतीय संरचना को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के आकर्षण बल पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम पढ़ भी चुके हैं, आयनिक बॉन्ड भी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी हैं। तो ये सारे बंध मिलकर हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अधिक इस तरीके से उनको व्यवस्थित करते हैं कि उनको स्पेसिफिक वर्क फंक्शन करने में आसानी हो। अधिकांश प्रोटीन में एक अभिलाक्षणिक गुण होता है कि उनकी पेप्टाइड श्रृंखलाओं की फोल्डिंग इस प्रकार से होती है, ऑटोमेटिकली इस प्रकार से होती है कि जो प्रोटीन का बाहरी हिस्सा है, जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक समूह, जो कि जलीय वातावरण में स्थित होते हैं, जो कि जल को पसंद करते हैं, ऐसे जितने भी समूह होते हैं उनके हाइड्रोफिलिक समूह जो है वो जलीय वातावरण में अधिष्ठित होते हैं। और ऐसे समूह जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो जल को पसंद नहीं करते, ऐसे समूह हमेशा इन फोल्डिंग्स या पेप्टाइड श्रृंखला के अंदर की ओर स्थित होते हैं, वो जल के संपर्क में नहीं आते। प्राकृतिक प्रोटीन में रेशेदार तथा ग्लोबुलर 2 मुख्य आकृति होती हैं। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़कर केवल यहीं पर हम कहना चाहिए रोकेंगे कि टर्शरी संरचना में जनरली 2 प्रकार के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जनरली जो हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं बार बार फोल्ड होकर हमें एक स्थिर और स्थायित्व को बनाने के लिए ऐसी संरचना का निर्माण करती हैं जो कि जिसमें कि ऊर्जा का भी संरक्षण हो, स्थायी हो और विशिष्ट कार्य करने के लिए भी स्पेसिफिक हो। और अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन। विकृतीकरण किसे कहते हैं? वह पुनः स्वाभाविकरण, विकृति हो जाता है और वापस से तुरंत एज इट इज़ उसी पोजीशन पे आ जाता है, उन्हें पुनः स्वाभाविकरण कहते हैं। विकृतीकरण इसको डीनेचुरेशन कहते हैं कि सभी प्रोटीन ध्रुवण घूर्णक या ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। सीधी सी बात है, इनमें ऑप्टिकल एक्टिव कहाँ पाया जाता है? ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारी की सारी जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और जब इन्हें गर्म किया जाता है, या अल्कोहल के साथ ट्रीट करें या एसिड के साथ ट्रीट करें या क्षार के साथ ट्रीट करें या उच्च धातु के लवण जैसे HgCl2, कॉपर सल्फेट या पिक्रिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट कर दें प्रोटीन को, तो क्या होता है? तो प्रोटीन का स्कंदन या अवक्षेपण पड़ जाता है, कोगुलेट हो जाती है प्रोटीन। कैसे हो जाती है?
प्रोटीन कोगुलेट हो जाती है। इस अवक्षेपित अवस्था में प्रोटीन विकृत हो जाती है। कुल मिला के कहना चाहिए इसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है, विकृतीकरण हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम विकृतीकरण कहते हैं। समविभव बिंदु पर विकृतीकरण आसानी से होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिस पर कि इनका गमन नहीं देखा जाता है, ना तो क्षारीय माध्यम में ना ही अम्लीय माध्यम में, तो इस प्रक्रिया को हम, इस बिंदु को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु। तो इस विभव बिंदु पर हम देखते हैं इसका डीनेचुरेशन जो है वो आसानी से हम दिखाई देता है। और विकृतीकरण प्रोटीन अणु में कन्फॉर्मेशन के परिवर्तन या प्रोटीन अणु के विभिन्न वलयों के खुलने के कारण होता है। विकृतीकरण के कारण या डीनेचुरेशन के कारण प्रोटीन की जैव सक्रियता, बायोएक्टिविटी तथा उसके ऑप्टिकल रोटेशन में परिवर्तन हो जाता है। एंजाइम विकृतीकरण से अक्रियाशील हो जाते हैं। जितने भी एंजाइम्स है विच आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, अगर हम उसको देखें तो अगर उसके अंदर डीनेचुरेशन होता है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण, अगर हम सिंपल अपने घर में भी देखें, अगर हम दाल लेते हैं विच इज़ प्रोटीनेशियस इन नेचर, इसको हम एक्सपेरिमेंटली ये देखते हैं, अगर हम उसमें एक थोड़ा सा नींबू डाल दें या एसिडिक मीडियम कर दें तो वो गाढ़ी हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि प्रोटीन को हम अगर हम एसिड से ट्रीट करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट है पुनः स्वाभाविकरण या रीनेचुरेशन। प्रोटीन में डीनेचुरेशन का विपरीत क्या होता है, रीनेचुरेशन या रीफोल्डिंग। जैसे इसमें फोल्डिंग हो जाती है तो ये रीफोल्डिंग, फोल्ड हट जाते हैं। प्राय विकृतीकरण अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होता है, लेकिन कहीं बहुत से एग्जाम्पल हैं जबकि प्रक्रिया विपरीत भी हो जाती है। प्रोटीन की संरचना में विकृति गर्म करने से होती है, तो वहीं इसे तीव्रता से ठंडा कर रहे हैं तो इसको पुनः स्वाभाविकरण नहीं होता है। यदि विकृत प्रोटीन को धीरे धीरे ठंडा करें तो इसके पुनः स्वाभाविकरण या रीनेचुरेशन के आसार बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर हम गर्म करते हैं तो हमने पढ़ा डीनेचुरेशन होता है, और उसको अगर हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तेज़ी से नहीं, तो वापस से वो उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोटीन की प्राइमरी संरचना, सेकेंडरी संरचना और टर्शरी संरचना, और इसके साथ ही हमने अमीनो एसिड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। थैंक यू।